हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कीर्ति पांडे आप सबके साथ फिर से बिहार पीसीएस की तैयारी के साथ डिस्कशन ग्रुप में आपका स्वागत है। स्टडी विद एडी क्लासेस के साथ आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम हमने 1 to 55 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैं बता दूँ कि ये जो 56 क्वेश्चन है ये करंट है। मैं बता दूँ मैं करंट के क्वेश्चन इस बार सॉल्व नहीं कराऊंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। 57 बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। या बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। या 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए। या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न के लिए। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी है। जी हाँ, वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था और इसको एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार शब्द जो है वो संस्कृत और पीली शब्द जिसे विहार मठ या मोनेस्टेरी को से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ये वही मगध है जिसके बारे में हम जानते हैं कि मगध के ऊपर राज्य करने वाले बहुत से राजा रह चुके हैं। बिहार की राजधानी जो पटना है उसको हम पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्राप्त नहीं हुआ। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर उपरोक्त में से कोई। तो मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड है इनको वर्ष 1969, ठीक है, 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। लेकिन वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने भी अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग करी थी, परंतु असफल हो गई थी। इसलिए बिहार राज्य को ही कभी SCS मतलब विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कश्मीरी घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग 2 मिनट सोच सकते हैं फिर मुझे आंसर बता सकते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर नालंदा। जी हाँ, कश्मीरी घाटी के जो अंतिम मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक्र, वो अपने निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1592 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उन्हें अपने नालंदा बिहार में अकबर के द्वारा दफना दिया गया था। बिहार राज्य पर्यटन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। क्या हो सकती है भाई? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, क्या उपरोक्त में से कोई। तो बता दो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। हाँ, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है वो ब्लिसफुल बिहार है। जी हाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लिसफुल बिहार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए कहा है। कोसी नदी, बूढ़ी गंडक, फाल्गु या उत्तरी कोयल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है उत्तरी कोयल है। ये उत्तरी कोयल कहाँ पड़ती है मैं आपको बता दूं, ये उत्तरी कोयल अपनी झारखंड में पड़ती है। हाँ, झारखंड में पड़ती है और झारखंड में ये जो है सोन नदी की एक सहायक नदी है। और इसका जो ये मंडल बांध है ये 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किया गया था। झारखंड के पलामू जिले के मोदी नगर में उत्तर कोयल परियोजना के लिए सिंचाई और पेयजल योजना को समझते हैं। ये जो योजना बनाई गई थी उससे न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार के भी औरंगाबाद और गया जिलों में तो और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा के हेतु की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जो 62 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वो है करेंट का। अब आगे भी जितना क्वेश्चन मिलेगा वो करेंट का। करेंट के क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं आप इस पेपर में 62 से 85 है, लगभग 20 क्वेश्चन मान के चलिए, है ना। 20 क्वेश्चन कम से कम इसमें करंट के आए हुए हैं, ठीक है। तो हम करंट नहीं पढ़ेंगे। आइए हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 86 से। हमसे पूछ रहा है आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है। जी हाँ, आधुनिक बिहार के जो निर्माता है वो कौन है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह और आचार्य नरेंद्र देव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं
जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा है। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक थे, शिक्षाविद भी थे, अधिवक्ता भी रह चुके हैं, पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को ही हम आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता भी मान कह सकते हैं, क्योंकि बिहार को ही उन्होंने बंगाल से पृथककरण आंदोलन स्टार्ट करी थी और उन्होंने बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन को, और उनका ही इतना प्रयास रहा कि वो इसे अलग कर पाए। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम आईएसएस अध्यक्ष भी बनाया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में संसद के सेंट्रल हॉल में की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया? ये किसने किया बता सकता है कोई? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। स्वामी सहजानंद, रामसुंदर सिंह, गंगासर सिंह, रामानंद सिंह और है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो एक ए है, स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। जी हाँ, सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा और आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी? ये हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो आइए हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 1601 में, 1632 में, 1774 में, DA 1651 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जी हाँ, 1632 में। 1600 में आपको याद होगा कि हमारी पुर्तगाल कंपनी आई थी भारत में, है ना, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आई थी इंग्लिश कंपनी, उसके बाद डच आई थी। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मान पुस्तक या 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई भी हमें प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे इस बार बिहार तो BPSC है, बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर ये लोग हमेशा 1632 मान रहे हैं। इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा कि डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी और इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार करने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल सिंह ने, बंकिम चंद्र मित्र, सच्चिदानंद सन्यास ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। जी हाँ, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, दोनों ही नाम याद रखिएगा, का गठन मार्च 1923 में किया गया था और ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग ज़रा सोचिए फिर मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है पी, प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, अशोक के विलेखों में सर्वत्र उन्हें देवानी प्रिय या देवानी प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर या देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया जाता है। इस तरह हम पुराणों में उसे अशोक और तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन किया जाता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ प्रियदर्शी उनके लिए परफेक्ट है, मतलब देवताओं को प्रिय या प्रिय लगने वाले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक, शौनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई। अब क्यों है मैं बता दूं। सुश्रुत को जो है वो शल्य क्रिया के लिए जाना कहा जाता है, ठीक है, और ये काशी के रहने वाले थे। जो शौनक और जो हमारा शौनक है वो ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार रह चुके हैं, साहित्यकार हैं, ठीक है। शौमिला जो है वो गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भाष और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था जो यहाँ पे ऑप्शन दी। लेकिन हम बात करते हैं BPSC की बात की, तो BPSC ने अपने प्रारंभिक पत्र में इसका आंसर ए माना था, मतलब सुश्रुत को कहा गया था, ठीक है, जबकि सुश्रुत नहीं है। ठीक है, अब मानने के लिए उन्होंने कुछ भी माना हो, लेकिन हमारा जो राइट आंसर वो ई है।
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो देखिए, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदनगरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, खरोष्ठी लिपि है। हाँ, प्राचीन भारत में जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जा रही थी और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्यतः है वो उत्तर पश्चिम भारत की लिपि मानी जाती थी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? कल्याण, ठीक है, और है आपका ताम्रलिपि, भड़ोच, कैम्बे या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 मिनट आप लोग सोचिए, मुझे बताइए। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो कोई नहीं है। क्यों नहीं, बता दूं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से हमारा व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगकक्ष, भड़ोच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो ये बता दूं कि भाई देखिए, ताम्रलिपि भी यहाँ पे आ रहा है, ताम्रलिपि भी आ रहा है, ठीक है, भड़ोच भी आ रहा है, कैम्बे भी आ रहा है। तो भाई एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए ई होगा। ठीक है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 मिनट आप लोग सोचिए, फिर मुझे बताइए। तो बता दो, जो इसका राइट आंसर है वो ए है, जहांगीर। जी हाँ, मुगल चित्रकला की जो बात करते हैं हम, तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर जो थे वो चित्रकला का एक बहुत बड़ा कुशल पारखी था। उन्हें चित्रकला का बहुत बड़ा शौक था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का एक रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हो गई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण को एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की एक आत्मकथा की वो किताब है, जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। जी हाँ, जिसे हम कवर पेज कहते हैं ना, फ्रंट पे, वही। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हो सकता है कभी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है या किसके टाइम पीरियड में है, तो उसका आंसर भी हमारा जहांगीर ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मैं बता दूं, देखिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जी हाँ, मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित करते थे। पदाधिकारी का वरीयताक्रम, ठीक है, दूसरा वेतन को निर्धारित करते हैं, तीसरा सैनिक का उत्तरदायित्व। सैनिक का उत्तरदायित्व मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। ठीक है, इस व्यवस्था से राज्य सैनिकों को प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव का उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल देगा, जिसके बदले मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाए। मैं इसमें एक सैनिक की प्रत्यक्ष भर्ती करता था कि कौन सा सैनिक काबिल है और कौन युद्ध करने जा सकता और कौन किस कला में भाग ले सकता है, इस कारण ही किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सबको मालूम है कि मनसबदारी की जो व्यवस्था है वो हमारे अकबर के ही काल में आई है। 96 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? देखिए आंसर, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी, उसमें से कोई नहीं। थोड़ा आप लोग सोचिए, विचारिए, फिर मुझे उत्तर दीजिए। तो मैं बताऊँ इसका आंसर क्या है? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। शिवाजी।
जी हाँ, शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत इसका मतलब क्या था, अष्टप्रधान का मतलब 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाना था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और एक न्यायाधीश भी शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति ही कार्य करते थे। इनका कार्य होता था राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायित्व रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? किसने निर्माण किया था भाई? देखिए, पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन, चौथा है सिकंदर लोधी। उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ी देर आप लोग सोचिए, फिर मुझे उत्तर दीजिए। सोच लिया आप लोगों ने? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ए, हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था, उसने भारत में नहरों का निर्माण सबसे बड़े पैमाने पे किया था, जिसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान बना था। याद रखिएगा, हक ए शर्ब नामक सिंचाई का कर लगाया था इसने। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ये इसका कर था, ठीक है। याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं कि हक ए शर्म नामक जो कर है वो सिंचाई पे लगाया गया था, पहला कर था दिल्ली का, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए, पहला डच, दूसरे फ्रांसीसी, तीसरे पुर्तगाली, चौथे अंग्रेज और उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 मिनट आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं आंसर दूँ। पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ, पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पुर्तगाली जो थे वो बंगाल की खाड़ी को अपने समुद्री डकैत हेतु हुगली का इस्तेमाल करने लगे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठगों का उन्मूलन, ठीक है भाई, ठगों का भी उन्मूलन हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, ये जानना ज़रूरी है। लॉर्ड क्लाइव के टाइम में, या कैप्टन स्लीमन के टाइम पे, लॉर्ड मिंटो में, या अलेक्जेंडर बर्न्स के नाम पे, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कैप्टन स्लीमन के टाइम पे। जी हाँ, ठगों में हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित हुए थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीपन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई तथा शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत ही कर दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किस वायसराय ने अपनाई थी भाई? लॉर्ड मियो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, उपरोक्त में से कोई? बता दो, लॉर्ड लिटन ने। जी हाँ, लॉर्ड लिटन ने किया था। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तानों के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था, जो 1879 मतलब 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि से खत्म किया गया था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती या उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या साबरमती से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, या मैं तो कहती हूँ महात्मा गांधी के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर डी है, साबरमती। जी हाँ, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1923 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए साथी, उन्होंने एक साथी को चुनाव किया था जिसकी संख्या 78 या 80 हो सकती है, सत्याग्रह के लिए कूच किया था। और 24 दिनों की एक लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग कर दिया था। ठीक है, नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला था, और एक ऐसा आंदोलन था जिसमें न सिर्फ कुछ प्रदेश बल्कि सारा देश गांधी जी के समर्थन था। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचुरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। समझ लीजिए, इतनी बड़ी क्रांति थी कि हर जगह जगह पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, और न सिर्फ जमकर विरोध किया बल्कि गांधी जी का साथ दिया। हमारे इंडिया में बहुत एकता है, बस कारण है कि उसको समझना नहीं आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। साबरमती आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग सोच लीजिए थोड़ी देर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली वर्ष 1928 के बाद 1928 के बाद एक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ठीक है, बारदौली के जो मेड़ता बंधु है कल्याण जी और कुंवर जी थे। ठीक है, तथा दयालाल जी देसाई जी ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में एक आंदोलन चलाया था। बाद में जो इसका नेतृत्व था, पहले ही किसी और ने चलाया था। ठीक है, दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व जो था ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करना स्टार्ट कर दिया था। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं, जिसे सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदौली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना हो जाने के कारण ये योजना रोक दी गई थी। ठीक है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि सारा आंदोलन कर न अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 या बाई मिस्टेक लिखा है। मैं बता दूं, जो सारा भाई आंदोलन है वो 1928 है। ये बीपीएससी की गलती है जिसमें इन्होंने 1922 लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1922 में गांधी जी का विचार था, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण वो स्थगित हो गया था। ठीक है, तो 1928 से सारा बांधी आंदोलन, जिसका नेतृत्व हमारे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रहे, भूलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे भाई? आप लोग सोच लीजिए। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जेबी कृपलानी। ठीक है, पहला आंसर। भारतीय विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये अध्यक्ष कब थे? 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? देखिए, बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वो है सी, कुंवर सिंह। मैंने पहले ही बताया है कि कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने ही बिहार में 1857 का विद्रोह का जो था वो हमारे राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया, और लगभग 10 महीने बाद
एक सफल लड़ाई के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण वो 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए थे। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था, उन्होंने खत्म नहीं किया था। ठीक है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे कुंवर सिंह है बिहार के आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है स्वामी विद्यानंद। जी हाँ, स्वामी विद्यानंद जो थे वो बिहार के किसान नेता थे। ठीक है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयत को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। स्वामी विद्यानंद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को किया था। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा क्षेत्र है भाई? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक घने पतझड़ वन से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 मतलब 904.66 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.19 अति सघन और 550.24 मध्यम सघन और 105.23 किलोमीटर स्क्वायर खुले वन पाए जाते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर में, कटिहार में, पटना में, बेगूसराय में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पटना है। जी हाँ, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है। जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना ने 99 किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर हमारा भागलपुर आता है। ठीक है। बिहार का दूसरा जिला भागलपुर आ रहा है जहाँ गंगा नदी बहती है, जहाँ गंगा की लंबाई जो है 97 है। ओनली फॉर पटना से 2 किलोमीटर कम है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज करी गई है? तो देखिए, शिवहार, वैशाली, पटना, दरभंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दो मिनट आप लोग सोचिए फिर मुझे बताने दीजिए। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवहर। जी हाँ, शिवहर में क्यों है? शिवहर में जो जनघनत्व है 1880 है। वैशाली में 1717 है। ठीक है। और हमारा पटना में 1823 है और दरभंगा में 1728 है। तो मैं आपको बता दूं, तो पहले हमारा शिवहर है 1880, दूसरा हमारा पटना होगा, तीसरा हमारा दरभंगा है और चौथा हमारा
वैशाली। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक घनी आबादी है वो शिवहर में पाई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा क्षेत्र है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भाई उसका राइट आंसर है सी, जापान। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। हाँ, किसी और भूमि के साथ या किसी अन्य देश की सीमा के साथ नहीं मिल रही। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। और प्रश्न के अनुसार जो सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है वो जापान है। जी हाँ, और इसका क्षेत्रफल है 3,77,873 वर्ग किलोमीटर या 3,77,873 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके पश्चात फिलीपींस जो है वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। न्यूजीलैंड हमारा है 2,67,707 किलोमीटर स्क्वायर, जिससे आप कह सकते हैं 2,67,707 किलोमीटर स्क्वायर। और जो क्यूबा की बात हो रही है वहाँ पे है 1,09,884 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसे आप कह सकते हैं 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है राइट आंसर इज जापान, जो भौगोलिक दृष्टि के साथ सीमा रहित सबसे बड़ा देश जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा कौन है? रूस, चिली, चीन, ब्राज़ील या उपरोक्त में से कोई नहीं? 2 मिनट आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है चिली। जी हाँ, जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांश वाला देश है वो चिली जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो राइट आंसर दिस है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा या उपरोक्त में से कोई नहीं? दो आप लोग एक सेकेंड सोच लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, उसका राइट आंसर फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, कैसे मैं आपको बता दूँ। इंडोनेशिया में जो द्वीपों की संख्या है वो 717,508 है। ठीक है, जबकि फिलीपींस में इसकी संख्या 7,641 है। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मालदीव में इसकी संख्या 1192 मतलब 1,192, और जबकि क्यूबा में इसकी संख्या 4195। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, इसकी जो संख्या इंडोनेशिया में है वो 17,508 है। 1 मिनट इरेज करके थोड़ा सही से लिख दो जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, 17,508 अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए, इंडोनेशिया में जो संख्या है 17,508 है। ठीक है, फिलीपींस में इसकी संख्या 7,641 है। ठीक है, 41 है। ठीक, उसके बाद हमारी मालदीव की बात करें 1192, और लास्ट में क्यूबा। अगर हम इस स्तर के हिसाब से बात करें तो पहला हमारा इंडोनेशिया है, दूसरा हमारा फिलीपींस है, तीसरा हमारा क्यूबा है, और चौथा हमारा मालदीव में सबसे कम माना जाएगा। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशिनोग्राफी विभाग के अनुसार उनके द्वीप समूह में कम से कम 17,508 द्वीप है, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको बना के याद करके रख लीजिएगा कि ताकि कभी भी अगर क्रम से भी आए तो भूलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला सबसे अधिक देश कौन सा है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान या आप लोग में से कोई नहीं? आप लोग 1 मिनट सोच लीजिए, फिर मुझे राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ईरान।
जी हाँ, देखिए हर एक चीज़, जब भी कोई चीज़ उत्पादन होती है वो किसी न किसी संगठन के दौरान ही होती है। देखिए इसका जो अनुसार है वो FAO के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। विश्व में ईरान लगभग जो है वो 85% केसर का उत्पादन करता है। कितने परसेंट का ईरान करता है? 85% का, ठीक है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन, अगर भारत की यहाँ बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में होता है, और यहाँ की किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। केसर को लाल सोना भी कहा जाता है, ठीक है। रेड गोल्ड के नाम से भी हमें केसर को जानते हैं, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए तो इसका जो राइट आंसर है ना वो कजाकिस्तान है। जी हाँ, कजाकिस्तान क्यों है? विश्व में जो सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है वो कजाकिस्तान। ये विश्व का लगभग 42% यूरेनियम उत्पादन करता है। और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो है वो क्रमशः कनाडा है 13% और ऑस्ट्रेलिया 12% है। याद रखिए किसका क्रम है? पहले कजाकिस्तान 45, फिर हमारा कनाडा है 13 एंड जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो 12 है। देखिए कजाकिस्तान 45%, कनाडा है 13% और ऑस्ट्रेलिया है 12%, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। वर्ष 2019 में यूरेनियम का कुल 54,752 टन या 54,752 टन उत्पादन, जिसमें से 22,808 या 22,808 टन यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में ही हुआ था अकेले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ है भाई? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कौंडिन्यम पहाड़ियाँ, शेवारी पहाड़ियाँ और उपरोक्त में से कोई नहीं? 2 मिनट आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर तो मैं बता दूँ इसका राइट आंसर कौंडिन्यम पहाड़ियाँ। जी हाँ, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो करीब है वो 1500 किलोमीटर, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी जो है एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है ना उसे दोड़ा बेट्टा कहते हैं, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत चोटी है, ये नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम, ठीक है, इलायची की पहाड़ी जो कन्याकुमारी से सबसे नज़दीक मानी जाती है, ठीक है। अन्नामलाई के जो दक्षिण में है पहाड़ी है कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियों से है, जो कन्याकुमारी सबसे नज़दीक मानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं? 2 मिनट आप लोग सोच लीजिए, फिर मुझे आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ई है। क्यों है मैं वो बता दूँ। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। मैंने अभी लास्ट में भी इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आए एक उत्तरी कोयल का, जहाँ झारखंड पर परियोजना हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2019 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे फिर उत्तरी कोयल की बात है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी नदी भाग से गंगा नदी मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली यमुना है क्योंकि जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी से मिलकर कोयल नदी के साथ प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा राउरकेला के पास शंख नदी में मिलकर ब्रह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होकर दामोदर नदी में मिलती। दामोदर हुगली नदी में मिलती। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी। इस तरह जो है देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास सही दिख रहे हैं, बराकर नदी भी, उत्तरी कोयल नदी भी, दक्षिणी कोयल नदी भी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर ई है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। 115 तक हमारे क्वेश्चन आज के सॉल्व आउट होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जिन लोगों ने हमारी क्लास में एडमिशन ले लिया है उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो आगे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। विशिंग अ वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।